हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है. और हाँ, तो पिछला एपिसोड 6 में फिर से पता नहीं क्या हुआ, वीडियो बहुत लंबा बना, बैटरी खत्म हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और हम ध्यान नहीं दिए और हम क्वेश्चन नंबर 16 कराए जा रहे हैं और मुझे पता नहीं कहाँ खत्म हो गया. तो बस क्वेश्चन 16 हम लोग शुरू कर दिए थे और कहीं पर जाके खत्म हो गया. ठीक है. तो हम बस आपको आज उसके ऊपर एक हिंट दे दे रहे हैं ताकि अगर आपका हो गया है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो बस एक हिंट दे दे रहे हैं, आप वहां से कैचअप कर लेना. ठीक है. आज हम ये क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फिर एपिसोड 7 में मूव करेंगे. ठीक है. देखिए क्वेश्चन क्या था. सिंपली एक कार इनिशियली एट, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग के पास एक कार था विच इज इनिशियली एट रेस्ट. ठीक है. रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड. फिर उसने अपना गाड़ी को एक्सेलरेट किया फॉर टाइम t सेकेंड्स सच दैट कुछ समय बाद उसका 10 सेकेंड्स बाद उसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया. ठीक है. ठीक है. फिर ये डिस्टेंस 10 सेकेंड बाद, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद जब ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, उसके बाद गाड़ी इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कुछ समय के लिए. मतलब जो पाथ BC है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जर्नी ऑफ द कार विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये रहा ये पार्ट. और फिर फाइनली फिर से उसने अपना क्या बोले इसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर गाड़ी में ब्रेक सप्लाई किया सच दैट गाड़ी रिटार्ड होने लगा एंड फाइनली आफ्टर कवरिंग 64 मीटर द कार अगेन कम्स टू रेस्ट. ठीक है. यहां जो पहला क्वेश्चन पूछा था एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम, ये वाला और ये वाला हम लोग कर दिए थे. ठीक है. हम लोगों ने पाथ CD के लिए हम लोग ने रिटार्डेशन निकाला था. अब सिंस मुझे इस केस में A का वैल्यू पता है -½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे देखिए, अगर हम पाथ CD, ध्यान सुन लीजिए, अगर हम लोग पाथ CD कंसिडर करें तो हम लोग को अगर पाथ CD कंसिडर करें तो C पे हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन. तो आप यहां से निकाल सकते हो कितना टाइम लगा होगा उसको, CD कितना लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा गाड़ी को इस वेलोसिटी से रेस्ट में आने में अंडर रिटार्डेशन A. ये निकाल लोगे टाइम. सही है ना. ये टाइम निकल जाएगा. ये टाइम हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ था. देखिए सुनिए, TAB ऑलरेडी दिया हुआ है 10 सेकेंड्स. TCD आप निकाल सकते हो. ठीक है. और रहा पाथ TBC निकालना पड़ेगा आपको. ठीक है. जो पाथ BC कवर किया गया है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है. इस पाथ में यूनिफॉर्म मोशन रहा है. अब जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन रहा है हम सिंपली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज करेंगे. तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड पता है 8 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा. स्पीड मुझे पता है 8 है, डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे. कौन सा बड़ा बात है, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी दिया हुआ है 584. पाथ AB का जर्नी है 400 मीटर, 40 मीटर. पाथ CD का जर्नी है 64 मीटर. पूरा जर्नी का डिस्टेंस ये है, ये वाला आप निकाल लोगे 584 माइनस दिस 2, तो डिस्टेंस भी निकल गया, स्पीड भी निकल गया. यहां से आप ये T निकाल सकते हो. T निकल गया मतलब इसको बोल रहे हैं हम TBC. तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया. देखो टोटल टाइम क्या होगा, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल टाइम. और देखना आंसर 86 सेकेंड्स आएगा. ठीक है. अब हमने पास एक हल्का सा हिंट दे दिया आपको, बाकी
आप सब खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे हम लिख दिए हैं 86 सेकेंड्स। ठीक, तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, वो भी 1 सेकेंड बाद। हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल। कभी कभी क्या, हमेशा जॉयफुल रहो यार। ठीक है, ओके। तो कुछ समय पहले हमने बस हिंट दिया, आप खुद से करिए, हो जाएगा। अब हम लोग आज का पढ़ाई का बात करते हैं, ठीक है? ओके, आज क्या है, आज का टॉपिक सुन लेते लोग। ऑब्वियसली हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पर हम आज पढ़ेंगे हम लोग फ्री फॉल मोशन। ठीक है, फ्री फॉल मोशन, पता ही अब क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी को फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ग्रेट। अभी जो फ्री फॉल मोशन है एक्चुअली में ना कुछ नया नहीं है। अच्छा, हम बार बार बोलते हैं कुछ नया नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ नया नहीं है। क्या है, सिंपली एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस है ऑफ वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, ये फ्री फॉल, फ्री फॉल मोशन जब हम इसको छोड़ रहे हैं, तो जब ये वर्टिकली नीचे गिर रहा है और अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन गिर रहा है, तो फ्री फॉल मोशन विच एक्चुअली में क्या है, एक स्पेशल केस है ऑफ अ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन। बस वो वन डायमेंशन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, बस यही डिफरेंस है। ठीक, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, और आज हम लोग ना जो पढ़ेंगे वो होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्री फॉल मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आज का टॉपिक का इंट्रोडक्शन, और जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रिकैप के नाम पे हम लोगों ने 6 एपिसोड कर चुके हैं, उसमें से एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हम लोगों ने मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डिफरेंट पैरामीटर्स, और फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जितने भी पैरामीटर एसोसिएटेड हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है, सबका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद पढ़े हम लोग मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एपिसोड 4 में। फिर एपिसोड 5 और 6 में हम लोगों ने पढ़ा मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन। अब जैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन पढ़े हम लोग ने वहां पर क्या किया, हम लोगों ने सिंपली उसका इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव किए, एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड 6 में न्यूमेरिकल्स किए, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। मजा आया था ना, इतना सारा न्यूमेरिकल्स किए थे कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है, ओके। अब हम फिर से आपको पॉइंट आउट कर देना चाहेंगे कि जब भी हम लोग वन डायमेंशन का बात करते हैं, तो वन डायमेंशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला केस, ये हो गया वर्टिकल वाला केस। हॉरिजॉन्टल वाला केस जो है हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि मेरे लिए एक एक्स एक्सिस है, जहां पर एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। इसीलिए हम लोग कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर्स ट्रीट नहीं करते हैं। जो भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लोग वेक्टर्स ट्रीट नहीं करते हैं। बस अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा होगा, बस दैट्स इट। एंड सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, ये वर्टिकल मोशन के लिए। और वर्टिकल मोशन की तरफ भी हम एक लाइन अज्यूम कर सकते हैं जिसको हम लोग नाम दे दिए हैं वाई एक्सिस, फॉर कन्वीनियंस के लिए। अब अगर यहां भी हम लोग कोई भी क्वांटिटीज को वेक्टर्स ट्रीट नहीं करते हैं, बस सारा पैरामीटर्स को लेके काम करते हैं, बस अगर जो भी वैल्यूज ऊपर की तरफ होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, एंड जो भी वेरिएबल्स नीचे की तरफ होगा उसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे। ठीक है, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज अगर पॉजिटिव हैं, सॉरी अगर ऊपर जा रहा होगा वेरिएबल उसको पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, बस दैट्स इट। एंड एक और बात, ये हो गया मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है,
पर अगर मोशन ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा मोशन हो, ना ही ये हॉरिजॉन्टल है ना ही ये वर्टिकल है, बीच में कहीं है, पर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर भी मोशन हो सकता है। नहीं समझ में आया? प्लीज ध्यान सुनो, सुनो, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, पर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन तो इस पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस केस में, यहां पर क्या होगा, इस केस में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट मैच कराएंगे। इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस टाइप का मोशन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये पढ़ लेंगे फिर ये आसानी हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग फ्री फॉल मोशन, समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर उसके बाद डायल्यूशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे, which is in other words उसको बोलते हैं मोशन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन। डायल्यूशन ऑफ ग्रेविटी को एक और से समझ सकते हो आप, मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के अब हम लोग आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए तो चलिए ये अब हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को? हम लोग को पढ़ना है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, तो सुनिए, देखिए आप लोगों ने आसपास तो कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया होगा ना, नहीं किया तो हम दिखा दे रहे हैं। जब भी अगर हम कोई बॉडी को रिलीज करते हैं, जब भी हम कोई बॉडी को रिलीज करते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है, नीचे ही गिरता है। ठीक है, ओके, तो जब भी हम लोग एक बॉडी को रिलीज करते हैं वो हमेशा नीचे गिरता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्यों है? ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अपने हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इतना ही रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है ग्रेविटेशन के ऊपर, वो तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तब देखा जाएगा। ठीक है, तो व्हेनेवर अ बॉडी फॉल्स, क्या बोलेंगे, जब भी कोई बॉडी नीचे गिरता है तो वो हमेशा एक वर्टिकल डायरेक्शन में गिरेगा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों? ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक फोर्स होगा, उस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्सेलरेशन होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में आया? मुझे भी समझ नहीं आया, इसमें ज्यादा आपको सुन लो भैया, लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ो इसको, सुनो सुनो फिर सुनने को अच्छे समझ लो, लिखने का नहीं है। जब भी एक बॉडी को अगर हम लोग नीचे गिराते हैं, अगर ड्रॉप करते हैं फिर नीचे आता है, अ बॉडी ऑलवेज मूव्स डाउनवर्ड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, हमेशा एक नॉर्मल सीधे लाइन में नीचे गिरेगा। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ, मतलब कि अगर ये एक बॉडी, ये अर्थ है मान लीजिए, इसका रेडियस r है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी है, इसका मास m है, तो ये बॉडी, क्या बकवास है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको, सब बकवास चीज़ है, ऐसे मजा नहीं आएगा, रुक जाओ, ऐसे बताते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये देखो, ये मान लीजिए सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, ये एक बॉडी था यहाँ पर, इस बॉडी को, इसका मास m था मान लीजिए, और इस बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, फिर क्या करेगा? ये सीधा जाएगा ऊपर, जाएगा 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 जाएगा, कुछ समय बाद रेस्ट पे आ जाएगा, एंड फिर वापस इसी लाइन में ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, बस हम उसको साइड में बना रहे हैं बस, फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। ऐसे क्या है? ऐसे ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, हम बस दिखाने के लिए बना रहे हैं, ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, तो
जब ये बॉडी ऊपर जाएगा, हमने इसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी से फेंका था, मजा नहीं आ रहा मुझे। एक सेकंड रुक जाओ यार, रुक जाओ। समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ा है इसको। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं हम। एक सेकंड रुको यार, अब शुरू करते हैं हम। लिख के बताते हैं आपको। देखो, whenever a body is released, RELEAS, it is released from a certain height, ठीक, it always falls in a vertically, मतलब straight line, vertically straight line, vertically downward direction with uniform acceleration। ये एक ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? Why is it so? Why? Important question is why। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है because of न्यूटन्स लॉ, मेरे को ना लॉ का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा मेरे को। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से एक फोर्स आता है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इस फोर्स के वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है, और इस एक्सेलरेशन को ही नाम दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है, जिसको जी से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली आप चाहो तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हो। अब सही लग रहा है? अब थोड़ा समझ में आता क्या कर रहे हैं हम। ऑलमोस्ट 4 दिन बाद पढ़ा रहे थे हम, भूल ही गए थे क्या पढ़ाना है। शांति हो जाओ, ठीक है। ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को इमेजिन करिए कि मान लीजिए यहां ये मेरा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप चढ़ गए हो, और यहां पर आप शो ऑफ कर रहे हो चढ़ने के बाद। उसके बाद हाथ में आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। और फिर आपने इसको ड्रॉप कर दिया, एंड देन यू ड्रॉप्ड इट, फिर आपने इसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा? ये अच्छे बच्चे की तरह हमेशा नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है, जहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। बट सुनो, अब क्या होगा? अब ये होगा कि बॉडी पर एक एक्सेलरेशन तो एक्ट करेगा ही, बॉडी पर एक एक्सेलरेशन तो एक्ट करेगा ही इस फोर्स के वजह से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसके वजह से तो एक एक्सेलरेशन आएगा ही। अरे फोर्स क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। याद आ रहा है कुछ? अगर बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा ना, एंड द फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
सिंस ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एक्सेलरेशन आता है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका नाम है g। इसका वैल्यू है ये, पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसीलिए हम लोग a का वैल्यू -g लेते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंस बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इसीलिए हम लोग a का वैल्यू -g लेंगे। ये क्लियर है कि नहीं है? देखिए, नॉर्मली एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर हम लोग वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं एज ए, ये देख स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये तो अगर इसको हम देखें एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ सकते हैं। और हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी क्वांटिटी नीचे की तरफ जाएगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। सिंस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए a को हम -g लेंगे। -g मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग इसका वैल्यू। ठीक है, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। ये कांस्टेंट है प्रोवाइडेड, ये जो हाइट कवर कर रहे हैं हम लोग, हाइट h, ये जो हाइट है ना, देखिए इन जनरल अगर हम बहुत प्रैक्टिकली बात करें, एकदम प्रिसाइजली बात करें हम लोग, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर डिपेंड करता है। जी हाँ, डिपेंड करता है। मुझे याद है, अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट h पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन r स्क्वायर बाई r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू g। ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी हाइट h अबव द ग्राउंड। सुनो बात सुनो एक बार, बस सुन लो, याद मत करना, याद रखने की जरूरत नहीं, बस सुन लो एक बार। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट h above the surface of the earth is given by r square by r plus h का होल स्क्वायर इंटू g। आपको दिख रहा है ये g है ऑन अर्थ, ये g है ऑन अर्थ। ठीक है, ये है ऑन अर्थ, ये है at a height h above the earth, at a height, सुन लो यार, इतना नहीं लिखेंगे बात, लिखने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। सुनो बस सुन लो, बात को सुन लो, समझ लो एक बार। ये है, अरे यार, ये मान लीजिए अर्थ है, प्यारा सा नन्ना सा प्यारा सा अर्थ, और ये उसके ऊपर हाइट h है, ये r है और ये h है। यहाँ पर मान लीजिए बॉडी है, ये हाइट h है, बॉडी यहाँ से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर बात करेंगे तो ये h g हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट फॉर कांस्टेंट, फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ h, कितना स्मॉल, h मस्ट बी लेस देन r। बस होगा, कुछ नहीं बोलेंगे हम, खत्म। ये बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में g का, हम बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि एक्चुअली ये रिलेशन डिराइव भी करेंगे हम लोग बाद में। एक्चुअली में g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे, सुन लो बात, सुन लो पहले, अर्थ सरफेस के आप ऊपर जाओगे तो g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बट हम लोग उसको कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं फॉर स्मॉल हाइट, और हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के जितना भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग g का वैल्यू कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये जो केस है फ्री फॉल, ये जो फ्री फॉल का केस है, पहला पॉइंट है वर्टिकली डाउनवर्ड आता है, दूसरा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है जो फ्री फॉल है, फ्री फॉल जो है क्या है, इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड, इतना इंपॉर्टेंट है, अच्छा लिख लो। ये क्या है, नंबर 1 जो फ्री फॉल है, जो फ्री फॉल मोशन है
वो क्या हो रहा है, इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन वर्टिकल डायरेक्शन, इन अ स्ट्रेट लाइन वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। नंबर 2 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू -g। तो क्या हम बोल नहीं सकते हैं, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है फॉर अ मोशन इन वन डायमेंशन, जहां पर a का वैल्यू -g है। बस इतना ही समझाना था मुझे आपको। फ्री फॉल जो मोशन है वो एक तरह का क्या है, वन डायमेंशनल मोशन ही तो है, विथ एक्सेलरेशन का वैल्यू इक्वल्स टू -g। समझ में आया, बस हो गया। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है नॉर्मली, हम लोग के पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as, and s tth is equals to u plus half into a into 2t minus 1। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये चीज दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को ये जो इक्वेशंस है क्या होगा, सिंपली फॉर फ्री फॉल क्या हो जाएगा, फॉर फ्री फॉल आप सिंपली a को बस -g से रिप्लेस कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू u माइनस gt, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस gs, एंड s tth is equals to u minus half g into 2t minus 1। ठीक, बस हो गया, हो गया, और कुछ नहीं है, बस खत्म। तो बस ये है, आप बस ये बात ध्यान रखना, आपको ये इक्वेशंस याद रखने का जरूरत नहीं है, ये इक्वेशंस हम लोग याद नहीं रखेंगे, हम लोग बस यही याद रखेंगे और इस बात को ध्यान रखेंगे, और इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ये इक्वेशन हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, हम लोग बस जो नॉर्मल इक्वेशंस पढ़े हैं बस वो याद रखेंगे, एंड फ्री फॉल के लिए a का वैल्यू -g होता है, बस इतना याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक और बात हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं कि g का वैल्यू नॉर्मली कांस्टेंट नहीं होता है, पर सिंस ये जो हाइट हम लोग कवर करेंगे, ये हाइट जो हम लोग कवर करेंगे ये बहुत छोटा होगा कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, अराउंड 6400 किलोमीटर होता है, पर ये जो हाइट हम लोग कंसिडर करेंगे वो कितना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, मैक्सिमम से मान लो 5 से 10 किलोमीटर। अब ये 5 to 10 किलोमीटर इसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, बहुत कम है ना, इसीलिए हम लोग g को ऑलमोस्ट कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। देखिए ये जो भी वर्टिकल, जितना भी वर्टिकल मोशन हो सकता है ना, उसका पॉसिबल केसेस हम बना के आपको समझा रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिएगा ताकि आप इक्वेशंस को इजीली हैंडल कर सको एंड आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये पहला केस क्या है, व्हेन जस्ट रिलीज्ड, मतलब कि आप एक सर्टेन हाइट पर हो, आपने बॉल को बस, बॉडी को बस रिलीज किया है, बॉडी को जस्ट जब आप रिलीज कर रहे हो उस केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, ऑब्वियसली 0 ही रहेगा। आप बॉडी को जब रिलीज कर रहे हो, जस्ट रिलीज कर रहे हो, रिलीज करने से पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, ठीक है। अब जैसे आप रिलीज किए हो ऑब्वियसली बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में नीचे आ जाएगा, और इस स्ट्रेट पाथ में जब बॉडी नीचे आएगा
उसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली माइनस जी रहेगा। ठीक है, सही है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन द बॉडी इज रिलीज्ड विद सर्टेन वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब क्या किया आप, पहला केस बस सिंपल सा था, बस आपने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे में क्या करो आप, ऐसे फेंक रहे हो, समझने की कोशिश करो। पहला में आपने बस ऐसे रिलीज कर दिया, दूसरे में आपने इसको ऐसे नीचे फेंका ऐसे। इसका मतलब जब आपने रिलीज किया विद सर्टेन वेलोसिटी, मतलब इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने इसको नीचे फेंका और फिर नीचे एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, a इक्वल्स टू माइनस जी। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है, बॉल बॉडी नीचे गिरेगा, दोनों केस में नीचे गिरेगा, और इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये केस में एंड ये केस में, दोनों ही केस में वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हैं हम, बॉल यहां से बस रिलीज किया, पर सिंस जब वेलोसिटी जीरो है, पर जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा बाय जी अमाउंट से। ठीक है, यहां भी वही होगा। सही है, सही है। हम लोग केस डी पे आते हैं, पहले केस डी पे आते हैं, फिर सी पे जाएंगे हम। When projected upward with initial velocity from the ground, मतलब कि बॉल ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसको हम ऊपर ऐसे फेंके और फिर नीचे आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा है? कुछ अच्छा चीजें लिखने के लिए नहीं है, तो इसको फ्राई करते हैं। ये रहा बॉल, हम इसको ऊपर फेंके आ गया, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, हम इसको ऊपर फेंके नीचे आ गया। क्या हुआ, हम जब इसको इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये बॉडी ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। सुनिए, पहले पहले प्लीज समझने की कोशिश करो। एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, एक h मैक्स हाइट अचीव करेगा, और उसके बाद फिर से बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में बॉल नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जब बॉडी ऊपर जा रहा है उस केस में भी a इक्वल्स टू माइनस जी एक्ट करेगा, क्योंकि उस समय भी बॉडी नीचे है, और जब नीचे आ रहा है उस केस में भी एक्सेलरेशन माइनस जी रहेगा। ठीक, नहीं समझ में आया कुछ भी? अब मेरा बात सुनो, समझने की कोशिश क्या बोल रहा हूं। बॉल ऊपर गया 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 गया, फिर ये अचानक से जब ऊपर जाएगा, हो क्या रहा है, एक्सेलरेशन तो नीचे एक्ट कर रहा है। हमने वेलोसिटी ऊपर दिया, पर एक्सेलरेशन तो नीचे एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगा। हमने इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, बट ये पाथ का बात कर रहे हैं, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, पाथ ए बी का बात कर रहे हैं हम। पाथ ए बी का हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दिया, पर एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा 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 करेगा, और कुछ समय बाद जब एक मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा, इस केस पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। हाँ या ना, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? एट मैक्सिमम हाइट उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। उस समय पे मोमेंटरली कुछ समय के लिए रुकेगा और फिर से अपना पाथ नीचे रिट्रेस कर लेगा, वही पाथ जो गया था वापस वही पाथ से नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हुआ, सही है। और कुछ बोला नहीं यहाँ पर, हाँ ठीक है। और फिर जब वापस यहां से नीचे आएगा तो वेलोसिटी नीचे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, पर फिर से नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन माइनस जी,
एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, तो फिर से नीचे से वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एंड जब हिट करेगा तो सेम वेलोसिटी यू से हिट करेगा, दिखाएंगे बाद में, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। इसमें आते हैं, when the projected with certain velocity in upward direction, क्या होगा, मतलब कि इस बार बॉल को ऊपर फेंका गया है with initial velocity u, तो क्या होगा, फिर से वही चीज होगा, ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, वेलोसिटी ऊपर है पर एक्सेलरेशन क्या है इस पाथ में, इस पाथ में a माइनस जी नीचे की तरफ है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट पहुंचा, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बॉडी मोमेंटरीली कुछ सेकेंड के लिए रुकेगा, फिर अपना पाथ नीचे रिट्रेस कर लेगा और यहाँ पे लास्ट गिर जाएगा, और जब नीचे गिरेगा तभी भी उसका एक्सेलरेशन माइनस जी ही रहेगा, ठीक है। ये सारा पॉसिबल केसेस है ऑफ वर्टिकल या फिर फ्री फॉल मोशन का, ठीक है। बस चलो अब और कुछ नहीं, अब चलिए सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, आज थोड़ा होचपोच होकर रखा है पर कोई नहीं, अब सही से हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन के रूप में करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बस डिराइवेशन करके दिखा दें आपको, आपको समझ में नहीं आएगा। बेस्ट होगा कि हम आपको इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बात करें आपसे। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u. A particle is projected upward with initial velocity u. Find the expression for a, क्या निकालना है, maximum height reached, number 2 time of ascent, मतलब टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, एक्सेंट, उसको मैक्सिमम ऊपर मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा वो टाइम, फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट टाइम ऑफ डिसेंट या फिर डाउनवर्ड जर्नी, एंड फाइनली वेलोसिटी ऑन रीचिंग बैक द अर्थ सरफेस। यहाँ पे पांच एक्सप्रेशन डिराइव करना, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 समझ चुके हो गए कौन सा केस है, हम लोग पॉसिबल केसेस पढ़े थे, ए बी सी डी, ये वाला केस याद है ना, ये वाला केस है। आइए देखते हैं। अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इस चीज को अच्छे से इमेजिन कीजिएगा, बस ध्यान रखिए प्लीज। चलिए ये हम लोग का प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर एक मेरा पार्टिकल है, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी u से ऊपर, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है, इसको हम लोग एक इनिशियल वेलोसिटी u से ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, इसको ऊपर फेंक रहे हैं हम ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी खुद से ऊपर फेंक रहे हैं, अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, एक इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी u दिए हैं, तो क्या होगा, ये आराम से ऊपर जाएगा 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 जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन किस तरफ है, -g नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, एंड जाते 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 एक ऐसा समय तो आएगा ना जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा आफ्टर रीचिंग अ maximum height after reaching
रीचिंग का स्पेलिंग में लिखे, आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट, जिसको हम मान ले रहे हैं एच मैक्स, एच एम, ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में नहीं है इसमें? आपने एक बॉल को ऊपर फेंका तो ये ऊपर जा रहा है, पर धीरे धीरे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते 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 एक ऐसा समय तो आएगा ना जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो मतलब ये डिस्टेंस जो कवर किया है वो होगा मैक्सिमम हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो ऑब्वियसली वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, उल्टा बना दिया क्या? ये हो गया h, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लो b नाम दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बस आपको समझाने के लिए एक शिफ्ट ले रहे हैं। अब फिर से मोशन क्या होगा? b और c पॉइंट सेम है, b और c पॉइंट सेम है, हम बस अलग से बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। तब फिर से वेलोसिटी जीरो है, अब धीरे धीरे फिर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब सिंस एक्सेलरेशन इस बार नीचे की तरफ ही है माइनस जी, इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और फाइनली आके ग्राउंड को फिर से हिट करेगा एट पॉइंट ए बी सी डी मान लीजिए। एक और बात फिर से हम बोल दे रहे हैं, ए और बी पाथ, सी और डी पाथ सेम है, सी एंड डी पॉइंट सेम है, हम बस समझाने के लिए अलग बनाए हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया? सारा सिनारियो क्लियर हो गया? सॉरी नीचे होगा। हम लोग ने इनिशियली एक वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंके हैं, पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो टाइट फिक्स हो गया, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया। जैसे वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब और ऊपर जा नहीं पाएगा, मतलब ये हो गया मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब इस समय पे वेलोसिटी जीरो है तो क्या होगा? फिर से नीचे गिरना शुरू करेगा, गिरेगा, पर इस समय एक्सेलरेशन फिर से नीचे की तरफ है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंस सेम हो गया, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वो टाइम जब बॉडी यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचा है, जब यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट। फिर वापस आया जब उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ए से गया वापस ए पे आ गया, ए से गया वापस ए या डी पे आ गया, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब ये वापस ग्राउंड को आके स्ट्राइक कर रहा है, किस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा वो निकालना चाहता है। क्लियर है? मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया कैसे क्या होता है? टाइम ऑफ एक्सेंट समझ में आ गया, ये मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ एक्सेंट, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लग गया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वापस यहां से यहां पर आ गया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड वेलोसिटी ऑन रीचिंग बैक द अर्थ सरफेस, जब बॉल वापस आके जब इसको हिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पर जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, 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 बूम, कुछ वेलोसिटी हिट करेगा ना, कितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो फिर चलिए आइए आप सोल्यूशन करते हैं इसका। सोल्यूशन, ठीक है, ये समझ में आ गया ना पिक्चर? ये क्या है? ये है हम लोग का डायग्रामेटिक, बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन, जो बोलना बोलो। ये जो क्वेश्चन दिया है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ऊपर जाने में जो टाइम है उसको टाइम ऑफ एक्सेंट, नीचे आने में टाइम आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम जो है कैपिटल टी, यहां से उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, हटा गया उसको, चलो करते हैं पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, ठीक है ना, चलो सॉल्यूशन करते हैं।
अच्छा, आपको ये निकालना है कितना डिस्टेंस एच एम कवर किया करेगा। देखो इनिशियल, देखो हम ये पाथ कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग द पाथ ए बी, कंसिडरिंग द पाथ मोशन अलॉन्ग, कंसिडरिंग द मोशन अलॉन्ग path AB, कंसिडरिंग द मोशन अलॉन्ग द पाथ AB। ठीक है, देखो भैया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली u है, फाइनल वेलोसिटी कितना है। जब पाथ AB कंसिडर कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पहुंच चुका है और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होना ही है। हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। ठीक ठीक है, बचा क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, s को बोल सकते हैं एच एम, डिस्प्लेसमेंट s कितना है एच एम, और सिंस ऊपर की तरफ है, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, हम इसको ऊपर की तरफ है ना, हाँ इसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एच एम प्लस एच एम। अच्छा, जहां पे नेगेटिव हम लिख देंगे प्लस एच एम। ठीक है, ए पता है हम लोग को, एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू माइनस जी हम लोग को पता है ना। ठीक है, बस आप देखो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, वेलोसिटी u से v में चेंज हो गया है अंडर एक्सेलरेशन a एंड बॉडी डिस्प्लेसमेंट s कवर किया हुआ है। देखो रिकॉल करो, ये वाला इक्वेशन याद है, ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा, v स्क्वायर है 0 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू s, s का क्या हो जाएगा hm, विच इम्प्लाइज यहां से आप इसको हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2g बाई इंटू एच एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एच एम कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, दिखाई दे रहा ना, यू स्क्वायर बाई 2g मिस हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g। ये जो एच एम का डिस्टेंस आएगा, ये एच एम जो डिस्टेंस आया है वो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। कहाँ लिखे हम, यहाँ जगह भी नहीं है बस लिखने का, एच एम का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। मतलब ऑब्वियसली आप ये क्लियर है, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा बॉडी उतना ऊपर जाएगा, सही है ना। h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी अपवर्ड हो उतना ज्यादा ऊपर तक जाएगा। क्लियर है, ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ ज्यादा झमेला नहीं लगा हम लोग को। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट रिच्ड, समझ में आया ना, कि जितना ज्यादा वेलोसिटी से आप फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि एचएम का वैल्यू है यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक, कंसिडर द पाथ ये, ठीक है ना। ठीक है, अब आते हैं टाइम ऑफ एक्सेंट में। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, देखो फिर से इसी में हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे हम। रिकॉल v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, फाइनल वेलोसिटी पता है हम लोग को 0 है, ये वाली कंसेप्ट अभी यही इसी में है हम। फाइनल वेलोसिटी हमको पता है कितना है 0 है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी u है, a का वैल्यू माइनस g है, और टाइम को हम ta बोल रहे हैं। जहां पर ta क्या है, जहां पर ta क्या है, ta इज द टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, या फिर टाइम
ऑफ एसेंट या फिर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। एक ही बात है ना। टी ए क्या है? टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये तो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है ना। तो मिटा इसको हम, ये मिटा दें, ये पार्ट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देखो ये जीरो है, तो यहाँ से हो जाएगा u विच इंप्लाइज, ये तो सिंपल सा इक्वेशन बन गया, u माइनस जी टी ए। तो जी टी ए इधर आएगा, टी ए कितना हो जाएगा? u बाई जी। देयरफॉर बोल सकते हैं ऐसे यार सिंपली u इक्वल्स टू माइनस जी टी ए। Therefore, GTA is equals to U. Therefore, TA is equals to U by G. बॉक्स कर दीजिए इसको भी बॉक्स कर दीजिएगा। टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल्स टू U by G सिंपली। ये हो गया टाइम ऑफ, इसका आया था u स्क्वायर बाई 2g, ये आया सिंपली u बाई जी। ठीक है, निकल गया ना। ठीक है, अब निकालते हैं। अच्छा ठीक है, मिटा दे। देखिए अब देखिए, अब क्या समझे अभी तक हम लोग ने अपवर्ड जर्नी, हम लोग ने मोशन इन अपवर्ड मोशन कंसिडर किया था। जब हम लोग अपवर्ड मोशन कंसिडर किए तो हम लोग ये दोनों आराम से निकाल लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सही है, ठीक है। ये निकालते हैं, नंबर सी निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी को पकड़ते हैं, गंदा होता ना। लेट कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी मतलब टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी प्लस टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। ठीक, अच्छा ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं कंसिडरिंग मोशन along A to B and then back to A to B and then A to B then C to D, A to B and then back to C to D, मतलब पूरा कंप्लीट जर्नी। जब बॉडी पूरा कंप्लीट जर्नी कर लिया है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टाइम कितना लगा होगा? टोटल टाइम फ्लाइट, टाइम टेकन इक्वल्स टू टाइम टेकन इक्वल्स टू कैपिटल टी। ठीक, अब खुद ही बोलो, सोचो तो, बॉड ऊपर गया फिर नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऑब्वियसली जीरो है। ए का वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता है -g, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है u। इनिशियल वेलोसिटी u से उसको ऊपर फेंका गया था, एक्सेलरेशन -g है, और फिर उसके बाद नीचे जब आ गया वापस यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक,
तो आपको क्या पता है, आपको S पता है, एक सेकेंड, हाँ, आपको S पता है, आपको T पता है, आपका A का वैल्यू पता है -g, और आपको इनिशियल वेलोसिटी u पता है, आपको st ts au पता है। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहां पे ये चारों आता है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जहां पे ये चारों आता है? क्या होता है, बताइए बताइए। तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पर, यह क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आ रहा है इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस पता है, ए पता है, यू पता है, टी पता है। u और g तो आपको पता है, u का वैल्यू तो आपको पता है, g का वैल्यू आपको पता है, u और g का वैल्यू आपको पता है। g का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u आपने फेंका है, आपको पता होना चाहिए। अब बस वैल्यूज पुट कीजिए। s कितना है, s है 0, u इंटू कैपिटल T माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अगर हम t कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा, u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इसका मतलब ये हुआ, विच इंप्लाइज इधर t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू, और दिस इक्वल्स टू 0 या फिर दिस इक्वल्स टू 0। u माइनस हाफ g कैपिटल T इज इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज यहां से कैपिटल T इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस u बाई g, कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस u बाई g। दिखाई दे रहा है, आई होप दिखाई दे रहा है। अरे यार ये लास्ट में मुझे कट कर जा रहा है, ट्वाइस u बाई g, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल्स टू ट्वाइस u बाई g। ये था h मैक्सिमम, ये था टाइम ऑफ एक्सेंट। ठीक, सही है ना? अब देखो एक चीज खुद से, अगेन टाइम ऑफ एक्सेंट, टोटल टाइम मस्ट बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एक्सेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टीडी क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। अरे यार ये है टोटल टाइम इज इक्वल टू, ये है अपवर्ड जर्नी का मोशन, अपवर्ड जर्नी, ये है डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड जर्नी। ठीक है, तो आपको ये पता है कितना है, ट्वाइस u बाई जी है, ये कितना है, सिंपली u बाई जी है, प्लस टी डी कितना हो जाएगा, फिर आप सिंपली इसमें माइनस कर दो, तो ट्वाइस u बाई जी माइनस u बाई जी कितना हो जाएगा, सिंपली u बाई जी, सिंपली आ जाएगा u बाई जी, u बाई जी इज इक्वल टू टी डी। क्या हुआ, तो कितना टाइम लगेगा, u बाई जी टी डी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी टी डी दोनों सेम है, u बाई जी। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो यहाँ पर प्लीज, इस पॉइंट को यहाँ पे स्टार मार्क देके नोट कर लो, प्लीज नोट कर लो कि टी ए इज इक्वल टू टी डी, टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक। प्लीज ध्यान दीजिएगा, द मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक। जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा है उतना ही टाइम उसको उतना ही नीचे आने में लगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। ठीक, चलिए एक लास्ट टॉपिक ये हो गया हम लोग का। अब एक लास्ट चीज निकालना है हम लोग को, जो है वेलोसिटी ऑन रीचिंग बैक द अर्थ सरफेस।
ठीक, इतना समझ में आया ना? मैक्सिमम हाइट रीच, टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम ये वाला मोशन कंसिडर किया, यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया। उस केस में टी हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि बॉल जहां पे था वहीं पर है, ए तो फिक्स्ड है, यूज पता है हम लोग को, तो बस यहां से इक्वेशन पुट किए, आ गया, ये आ गया। और ये t इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता है। t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि बॉडी पार्टिकल वहीं पर है, मूव किया ही नहीं है अपना जगह से, ठीक है। चलिए मिटा इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, लास्ट पार्ट यहीं से कवर हो जाएगा। हाँ, ये हो गया मोशन इज सिमेट्रिक, मिटाओ इसको, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। चलिए आइए देख लीजिए, देख लो, सुन लो। कंसिडरिंग द मोशन अलॉन्ग ए टू बी देन सी टू डी कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर टाइम ये है, टोटल टाइम जनरल डिस्प्लेसमेंट ये है, ये है, हम अज्यूम कर ले रहे हैं लेट द वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बैक इज v, ठीक है, समझ में आया? यहाँ सुनो, पहले बात सुनो मेरा। हम लोगों ने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, गया ऊपर, वापस नीचे आ रहा है, तो हम मान ले रहे हैं कि जब ये बॉडी को स्ट्राइक कर रहा है, वो कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ठीक है। तो u वेलोसिटी v में बदल गया, ध्यान सुनिएगा, u वेलोसिटी v में बदल गया अंडर एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी v है वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी वापस वो स्ट्राइक बैक कर रहा है। इनिशियली जब बॉल ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी u अंडर एक्सेलरेशन a, जब नीचे आया v, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? 0, क्योंकि जहां पर था वापस वहीं पर आ गया है। आपको ये लैटरल शिफ्ट हमने जानबूझ के दिखाया है, पर लैटरल शिफ्ट वैसा है नहीं, बस ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक। तो हम बोल सकते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, तो बस पुट कर दो, v u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस g, पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ये हो जाएगा 0, विच इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, which implies v equals to plus minus u, v is equals to plus minus u, ठीक है। अब नोटिस करो एक बार कि प्लस माइनस u है, जब भी स्क्वायर रूट लोगे दो बार प्लस माइनस आएगा, पर सोचो एक बार, प्लस मतलब होता है ऊपर की तरफ, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। बॉल कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ, हम क्या लेंगे? माइनस u, v is equals to minus u, माइनस है क्यों? ये बॉल पार्टिकल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो 2 आया, प्लस माइनस आएगा, प्लस मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, पर सिंस हम बॉल नीचे आ रहा है तो हमने नेगेटिव साइन लिया, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं on reaching back to the ground, the particle strikes the ground with the same initial velocity in downward direction, बस that's it। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से ये, यहाँ से ये।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी हो गया हम लोग का, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। एक चीज नोटिस करो आप, समझाते फिर समझाते हैं आपको। इतना हो गया, क्लियर हो गया? ओके, समझाते आपको एक चीज हम। हाँ, सुनो सुनो सुनो, हम लोग ने जब बात सुनिएगा मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं करेंगे। जब हम लोगों ने ये टाइम ऑफ डिसेंट और वेलोसिटी ऑन रीचिंग बैक द अर्थ सरफेस निकाले हैं, तो हम लोग ने मोशन कंसिडर किया था, हम लोग ने पाथ कंसिडर किया था A to B देन बैक टू A, ठीक है। पर ये वाला और ये वाला D and E वाला एक्सप्रेशन हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, और आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम ये वाला एक्सप्रेशन एंड ये वाला एक्सप्रेशन फिर से निकाल के दिखाएंगे आपको यूजिंग डिफरेंट अप्रोच। हैशटैग डिफरेंट या फिर ऑल्टरनेटिव फॉर D एंड E, ठीक है। ठीक है, देखिए हम लोग को टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब हम बोल सकते हैं, हम डाउनवर्ड जर्नी कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग द मोशन अलोंग CD ब्रैकेट में डाउनवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड JOURNEY। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, चलो ओके। अच्छा देखिए, यहां पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप डाउनवर्ड जर्नी कंसिडर कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट C टू D, तो पॉइंट C मेरा नहीं समझने को, बहुत जरूरी चीज बोल रहे, प्लीज समझने को चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जब आप डाउनवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हो, तो हम मूव कर रहे हैं अलोंग द पाथ C टू D, ठीक है। तो पॉइंट C पर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? पॉइंट C है इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा? पॉइंट C है एट अ हाइट h मैक्सिमम, तो कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी, एट जब बॉल या फिर कोई भी पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पहुंचता है, तो वहां पर उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 0। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम C टू D वाला पाथ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी U विच इज इक्वल टू 0। सही है, सही है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो हम लोग को पता है -g होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या, अब क्या जी, अब क्या भूल गए हम, एक सेकेंड, नहीं पता, नहीं पता, नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या निकाल, हम ये दोनों निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ ये, ठीक है। v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस a, s पता है तो हाँ ठीक है, निकल जाएगा, तो निकालते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा s इक्वल्स टू C से D तक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना होगा ये? hm के बराबर ही तो होगा ना, hm which is equals to u square by g, हाँ या ना? u square by g होगा कि नहीं होगा? जब बॉडी C से D आया,
तो वापस जितना डिस्टेंस ऊपर गया था वापस उतना ही डिस्टेंस नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये विद अ नेगेटिव साइन। अब आप बोल सकते हो नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आया? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंस पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। एंड लेट v be the velocity after covering displacement s or on striking the ground or on striking the ground। सही है? तो फिर से वही चीज यूज कर लेते हैं हम डायरेक्टली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। अब ध्यान से दीजिएगा, v स्क्वायर माइनस यू तो जीरो है, भूल जाओ इसको। a का वैल्यू क्या है? माइनस जी। s का वैल्यू क्या है? माइनस यू स्क्वायर बाई जी। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? a भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये तो जीरो है, या v स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हाइट स्क्वायर क्या था? और 2g था ना? हाँ वही तो कुछ मिस हो गया। hm का वैल्यू था 2g, 2 लिखना भूल गया हम। तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपली u स्क्वायर। तो फिर से वही चीज, which implies v is equals to प्लस माइनस u, पर हम ज्यादा नीचे आ गए क्या? नहीं ठीक है, तो परफेक्ट है। प्लस माइनस u, फिर से वही कहानी, सिंस पार्टिकल नीचे आ रहा है हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। ये हो गया। मतलब क्या हुआ? जिस वेलोसिटी से गया था बॉल ऊपर, जब वो स्ट्राइक करेगा तो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, बट इन उसी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही है? सही है। देयरफॉर ये हो गया, सही है ना? मिटा इसको, ये हो गया हम लोग का, ये निकाल दिया हम आपके लिए। सही है ना? सही है। मिटा इसको, मिटा दिया। ठीक है। u v कितना आ रहा है फाइनली? हम लोग देखें कि जो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर हम लोग अभी दिखाए हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है v वो है माइनस u। ठीक ठीक। देयरफॉर अगर टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है तो कौन सा बड़ा बात है? इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, तो टाइम निकाल लो भैया। Therefore again v is equals to u plus at। ठीक, पर v क्या है? माइनस u। v क्या है? माइनस u। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। हम ये पाथ कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। प्लस माइनस gt। देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया? हम कौन सा इनिशियल पाथ, हम पाथ कौन सा कंसीडर किया है? सी डी। इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी u कब है? जब पाथ ए बी कंसीडर किए हैं। हम कौन सा पाथ लिए हैं? सी डी। और सी पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। फाइनल वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना है? माइनस u है। कोई भी लेक्चर क्लास बिना पेन गिरे कंप्लीट नहीं होगा कभी, लग रहा है। माइनस u। सही है? इसीलिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट किए हैं, v का वैल्यू माइनस u क्योंकि नीचे की तरफ है, एंड a का वैल्यू माइनस g, और t की जगह dt, टाइम ऑफ डिसेंट। यहां से बस माइनस u हो जाएगा, u इक्वल्स टू माइनस g tt, माइनस माइनस प्लस, therefore tt is equals to u by g। आ गया? टाइप लिखा दिया। सही है? तो देखो भैया, उद्देश्य ये था आपको समझाना कि जब इक्वेशंस ऑफ मोशन साथ में है ना, प्रॉब्लम्स कैसे भी बहुत सारे तरीके से सॉल्व हो सकता है, बहुत सारे।
बहुत सारा तरीके से सॉल्व हो सकता है, बहुत सारा नहीं, मतलब 2-3 तरीका से सॉल्व हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा आपको कौन सा बेटर कन्वीनियंट आपके लिए, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन वन का कंप्लीट हुआ हम लोग का, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई बॉडी को हम लोग वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं ऊपर विथ इनिशियल वेलोसिटी u, उस केस में मैक्सिमम हाइट रीच होता है u²/2g, पहला चीज। और इस जर्नी में टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी इज इक्वल्स टू u/g, such that total time is equals to ta plus tb equals 2u/g. This plus this equals u/g plus u/2u/g. सही है ना? And finally, the velocity with which it strikes the ground is same as the initial velocity but in opposite direction. But is opposite direction. ये है characteristics of motion इस पार्ट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ये सारा रिलेशंस आप चाहो तो याद रख सकते हो अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठोगे तो, पर नहीं तो हम तो नॉर्मली डिराइव कर लेंगे, 2 मिनट डिराइव कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट होगा u²/2g, टाइम ऑफ एक्सेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। एंड टोटल टाइम होता है tu/g। देखो ना, ये दोनों वर्ड देखो ना, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? दैट मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। समझने की कोशिश करो, मतलब कि जब बॉल ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा इसका वर्टिकल, जब नीचे गिरेगा तो वही स्पीड होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो बॉल ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा वही स्पीड यहां पर भी होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पीड का बात कर रहे हैं, स्पीड, मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा ऊपर जाने समय, वही स्पीड होगा नीचे आने समय, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बस सिमेट्रिक का मतलब ये होता है, ठीक है ना। टाइम ऑफ एसेंट इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट, u²/g। कब? जब बॉल को वर्टिकली ऊपर भेजा गया, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। यहां से देख के लग रहा है मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। बस लिख रहे हैं hm इज प्रोपोर्शनल टू u², मतलब जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा बॉल ऊपर जाएगा। सेम यहां भी जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना, यहां पे क्या है, t इज प्रोपोर्शनल टू u, और ये तो ठीक है, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना पड़ेगा। ये सब अगर समझ जाओगे ना तो इक्वेशन से ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे चुटकी में से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक डिफरेंट स्पेशल केस था, पॉसिबल केस था। अभी भी ध्यान सुनो, अभी भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं विथ अनदर क्वेश्चन। समझने को क्वेश्चन क्या है। अब बोला है क्वेश्चन, a particle is released from rest at a height h above the ground. A particle is released from rest at a height h above the ground. Number 2 question, find the time of flight. Number b, velocity with which it strikes the ground. समझ में आया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला प्रॉब्लम आते हैं। पिक्टोरियल representation of the question is as follows, as follows। ये हो गया। ये लिखने का फायदा क्या है कि हमको ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ बोल देंगे। चलिए भैया जी, आइए इधर। ये हम लोग का नन्हा सा प्यारा सा अर्थ है, जमीन जिसके भरोसे हम लोग टिके हुए हैं, ठीक ठीक। एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा घर बना दे रहे हैं हम,
ठीक है, और आप इस घर के जाके टेरेस पे खड़े हो गए, इस घर का हाइट है h, ये आपको दिया हुआ है, h इज गिवन टू यू, h इज नोन टू यू, h इज नोन, KNOWN, नोन, ठीक है। और यहां से आपने एक हाथ में एक पार्टिकल लिया, बुम 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 बुम, और इस पार्टिकल को आपने रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि आपने इसको इनिशियली से पकड़ा था, बस ऐसे छोड़ दिया, ठीक, फेंका नहीं, बस छोड़ दिया उसको, ठीक है ना, सही है। हम सब अब देखिए होगा क्या, जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे बॉल आराम से नीचे आ जाएगा बिना कोई फ्लक्चुएट किए, सीधे जाएगा। u 0 है, पर जब इस पाथ को a पकड़ लेता है, इसको b पकड़ लेता है, फिर बॉल यहाँ आ जाएगा, ये b, ये पॉइंट a, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली सिंस नीचे गिरेगा और एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगा ना, इसलिए -g, आपको ये भी नोन है, KNOWN, आपको ये दोनों पैरामीटर पता है, h पता है और g पता है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये दोनों एक्सप्रेशन आप डिराइव करोगे इन टर्म्स ऑफ h एंड g। समझ में आ रहा है, जैसे पहला एग्जांपल था, वहां पर आपने जो भी एक्सप्रेशन डिराइव किया किसके टर्म्स में किया था, u एंड g, क्योंकि u आपको पता था, आपने फेंका है बुम, कितना वेलोसिटी से फेंके हो, आप फेंके हो, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए सारा एक्सप्रेशन u और g के टर्म्स में था, ठीक, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस डिराइव होगा वो किसके टर्म्स में होगा, वो इस डिस्टेंस h एंड g के टर्म्स में होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंस यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, एंड सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं इसका, लेट कैपिटल T बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, that is the time in which the particle strikes the ground, and at the same time let it strike the ground with a velocity v। समझना कोशिश करो, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब बॉल को पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने में, ठीक है। अब रहा बात, जब बॉल नीचे गिरेगा, जब बॉल नीचे आएगा तो वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है, ध्यान सुनिएगा, वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर जैसे जैसे बॉल बोल रहा पार्टिकल नीचे आएगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एंड जब ये पार्टिकल इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कुछ वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, वो कितना होगा वो हम v मान लिए हैं, ठीक है। बस हो गया, कैसे है देखो, कंसीडरिंग द मोशन along the path AB, ठीक है,
तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 0, ठीक है ना। हाँ ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम v मान लिए हैं से, हाँ टाइम टेकन भी, टाइम टेकन को हम t बोल रहे हैं, टाइम टेकन t इक्वल्स टू कैपिटल T से, ठीक है। एंड देन फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा t इक्वल्स टू s इक्वल्स टू h, वो भी -h। क्यों? क्योंकि हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। सिंस हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए क्या। सिंस हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, हाँ या ना। हाँ हाँ होना चाहिए। हाँ क्या, जब आप नीचे की हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, हॉरिजॉन्टल में जो भी मोशन अलोंग द, अगर मोशन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो रहा है, ऑल द क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद दैट मोशन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर मोशन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस हो रहा है, ऑल द पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद सच मोशन आर टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली अगर कोई मोशन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ होगा, उसको हम लोग पॉजिटिव पकड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर मोशन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब नीचे की तरफ, तो नेगेटिव पकड़ेंगे, ठीक है। बट एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को -h लिए हैं। समझ में आया? ओके, ये हो गया। अब क्या चाहिए आपको? ओ एक्सेलरेशन पता ही हम लोग को, एक्सेलरेशन भी पता है हम लोग को। एक्सेलरेशन कितना है -g। सारा जन्म कुंडली निकाल दोगे अब तो आप। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए u पता है, v नहीं पता है, पहले v निकाल लेता हूँ तब ठीक रहेगा ना। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले अगर हम लोग क्या निकालना है, हम लोग पहले अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ चलो निकालते, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो जगह पे यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। रिकॉल इक्वेशन कौन सा, ये वाला, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। इस पाथ के लिए s कितना है, s है -h, ठीक। u कितना है 0 है, u इंटू प्लस हाफ इंटू -g इंटू t², हाँ या ना। s के जगह -h, u के जगह 0, t के जगह कैपिटल T, क्योंकि हम पाथ a भी कंसिडर कर रहे हैं। a का वैल्यू -g, t का वैल्यू कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -h इज इक्वल टू 0 इंटू 0, ये हो जाएगा -12g कैपिटल T², माइनस माइनस प्लस, यहाँ से T² हो जाएगा ट्वाइस h बाई g का स्क्वायर रूट। एंड जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस, पर टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई g, बॉक्स कर दीजिए। देखो यहां से मिल गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h बाई g। और पिछली बार क्या टाइम ऑफ फ्लाइट था u ट्वाइस u बाई g। पिछली बार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, ट्वाइस u बाई g, डिपेंडिंग क्या केस था, ठीक है। हो गया मिटा इसको, ठीक है, सिंपल सा था। बस ये इक्वेशन यूज किया, वैल्यूज पुट किए, ये पाथ के लिए, फिर आ गया इजी इजी पीजी। नेक्स्ट निकालना है आपको वेलोसिटी आफ्टर विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मुझे t पता है,
पता है, a पता है, v निकाल लेंगे हम। देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी है 0, a है माइनस g, t है रूट अंडर ट्वाइस h बाई g। तो कितना हो जाएगा? माइनस जी है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब ये जी स्क्वायर रूट के, जब ये जी स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, हम ले जा रहे हैं, तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस एच जी इंटू जी स्क्वायर। हाँ या ना? देखो समझ में आया कि नहीं आया? होगा कि नहीं होगा? और सिंस जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये अंदर चला जाएगा, और सामने हम एक नेगेटिव साइन रख ही दे रहे हैं। ये नेगेटिव साइन सामने रख दिए हम, और ये जी को जब हम अंदर भेजे तो जी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? यार ये x है, इसको लिख सकते हो ऐसे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब x जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली जब g स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा। बस खत्म, ये g इसके साथ कैंसिल, बचेगा माइनस रूट टू एच जी एच। नेगेटिव साइन क्या? देखो v इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू एच जी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि हम मोशन को अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसीडर किए, सॉरी नेगेटिव वाई एक्सिस, एक ही बात है। समझ में आया? तो इस केस में बस ये दोनों पैरामीटर्स है। अगर आप एक पार्टिकल को हाइट h से ऊपर गिराओगे, छोड़ोगे बस, तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h बाई जी, ठीक। और कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। 2gh कितना नेगेटिव साइन, तो मतलब नीचे की तरफ है और कुछ नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा सेकेंड केस के लिए। हम लोगों ने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 किया है, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक समझाया है। याद रखना जरूरी नहीं है, अगर आप हम बोलेंगे ज्यादा समझो नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे क्या अप्रोच हुआ है, ये चीज समझना पड़ेगा। हम बस आपको समझाने के लिए अप्रोच कराए हैं, ताकि जब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मक्खन की तरह हो जाएगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए आज का एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा लास्ट टॉपिक, एकदम छोटा प्यारा तो बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट को हम लोग कम कर दे रहे हैं। समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग ने अभी तक सो फार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन मतलब कि अगर हम एक बॉल में पार्टिकल को नीचे छोड़े तो वो नीचे गिरेगा इन अ स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस जी। अगर एक्सेलरेशन का मॉड देखें तो g विच इज नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हम लोग ने हॉरिजॉन्टल मोशन तो ऑलरेडी पढ़ चुका है, आइडिया न्यूमेरिकल सब किए हैं लोग। वर्टिकल मोशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। अब सोचो 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 सोचो, प्लीज सोचो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, सही है? सही है। ये भी एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन है, ये भी एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन है। पर मान लीजिए भैया आपके पास एक रास्ता है, एक स्ट्रेट लाइन रास्ता, एक स्ट्रेट रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, पर वो ऐसा है, मतलब कि ये ग्राउंड है मेरा,
ये मान लीजिए अर्थ, ये ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है और रास्ता ऐसे है, ये है रोड, ये 90 डिग्री है, ये है रोड। अब क्या, ये है रोड, तो अब क्या, क्या इसको हम मोशन इन वन डायमेंशन जैसा ट्रीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, सोचिए। अगर हम एक पार्टिकल को यहां पे रखें तो वो तो इसके अलग गिर जाएगा, बु, 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 गिर जाएगा। मतलब कि अगर हम यहां पे एक पार्ट ऐसे गिरेगा ना, गिर जाएगा ऐसे। तो इस केस में भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझने की कोशिश करो। अगर हम कोई भी पार्टिकल को यहां से बस छोड़ दें तो ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा, नीचे रोल कर जाएगा ना। हम फ्रिक्शन को अवॉइड कर सब छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो उस केस में बस समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अब मान लीजिए यहां पर एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसका मास m है, ठीक है। तो इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट कहां एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अभी कहानी सुना रहे, समझो, अभी समझो। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड बोलना भूल गए हम। ये जो वेज शेप्ड, ये जो एक वेज शेप्ड फिगर है, ए बी सी, इसी को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। और हर एक इंक्लाइंड प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस प्लेन, दिस सरफेस इज इंक्लाइंड टू द ग्राउंड, और इसको मानते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। थीटा क्या है? इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the inclined plane, inclination of the inclined plane, ठीक। ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर एक बॉडी है जिसका मास m है, तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा नीचे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम वेट बोलते हैं। वेट कितना? mg, हाँ या ना। इस बॉडी पर एक वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक, विथ अ वेट mg, सही है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एंगल अगर थीटा है, अगर हम यहां पर एक 90 डिग्री ऐसे बनाएं, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक। अच्छा, अब ये जो वेक्टर है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये एक और ये वाला एक लाइन। ये दो लाइन, दो एक्सिस दिख रहा है आपको? ये है एक एक्सिस अलोंग द मोशन, ये है एक एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये कौन सा एक्सिस है? ये क्या लाइन है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, PARA डबल पैरेलल टू इंक्लाइंड। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, बाद में बहुत काम आएगा ये चीज। और ये जो लाइन बनेगा ऐसे, ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड सरफेस, पैरेलल टू इंक्लाइंड सरफेस, बेटर वर्ड है सरफेस, ठीक। तो ये एंगल अगर देखो, सुनो, अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर बनाए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर से
ये परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है, देखो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, हम लिखे हैं यहाँ पर, ये है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। उसमें से अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। नहीं समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। सुन 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 सुन, ये सुन क्या बोल रहे हैं हम, रफ बना के बताते हैं। मान लो यहाँ से अगर हम, ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर बना दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर भी है, ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, सही है, सही है। अब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर बना दें, ये थीटा है, ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, थीटा है ना। तो वही बोल रहे हैं, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा ना, कर चुके हम लोग ऐसा बहुत बार, ठीक। अब खुद ही सोचो, यहां पर एक वेक्टर है mg, यहां पर एक वेक्टर है mg, तो ये लाइन एंगल थीटा बना रहा है, तो व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस लाइन, बोल सकते कितना होगा। सिंपली अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाए तो ये बनेगा मेरा प्रोजेक्शन, और ये कितना होगा, बोल सकते हैं mg cos थीटा, हाँ या ना, mg cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये बेस एंगल है, ये उसका बेस कंपोनेंट है, इस वेक्टर के लिए ये एंगल थीटा है, मतलब ये बेस कंपोनेंट है, बेस होगा mg cos थीटा, याद आ रहा है कुछ। एंड ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये यहाँ पे अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाए तो ये वाला नहीं गंदा बनेगा, अब अच्छे से बन जाएगा। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा mg sin थीटा, और ये है mg cos थीटा, क्या ठीक है। therefore force along the inclined surface कितना होगा, बोल सकते हैं f dash which is equals to mg sin थीटा, हाँ या ना। अरे along the inclined plane, इसको हम f dash नाम दिए हैं, along the inclined plane है ये कितना हो जाएगा, f dash हो जाएगा m into a dash, कितना हो जाएगा mg sin थीटा, m cancel, therefore acceleration along the inclined plane होगा g sin थीटा, ठीक है। एंड since थीटा क्या है, थीटा इज एक्यूट, तो साइन थीटा बोल सकते हैं लेस देन 1 होगा। साइन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन 91 होता है, 90 से जो भी एंगल है उसके लिए साइन का वैल्यू लेस देन 1 होता है। सिंस थीटा इज एक्यूट, साइन थीटा इज लेस देन 1, ये मजेदार बात है। अब सिंस साइन थीटा इज लेस देन 1, तो क्या हम बोल सकते हैं a डैश इज लेस देन g, तो हुआ क्या, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेल g is the value of g is reduced, इसीलिए बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का जितना इंपैक्ट था वो इंपैक्ट अलोंग वर्टिकल मोशन, ग्रेविटी का जितना इंपैक्ट था अलोंग वर्टिकल मोशन, वो क्या हुआ, वही उसी ग्रेविटी को अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दें उसका इंपैक्ट कम हो जाता है, कितना होता है g sin थीटा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे मेंशन करते रहे हैं, सिमिलरली वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू inclined surface
कितना होगा जी कॉस थीटा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज बस ध्यान रखिएगा। आई होप हम आप खुद को क्लियर कर दिए हैं। ये एक चीज यहाँ पर आया, अच्छे दिखा दे, सिमिलरली लिख दिया यहाँ पे हम, सिमिलरली जी कॉस थीटा होगा। क्लियर है ना? मतलब कि अगर आप एक मोशन, प्लीज ध्यान सुन लो, अगर आप एक मोशन कंसिडर करोगे अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, उस केस में आप अगर बॉडी नीचे गिरेगा तो जी का वैल्यू यूज करोगे, जी का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, जी साइन यूज कर रिप्लेस हो जाएगा जी साइन थीटा से अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये अलोंग। और अगर परपेंडिकुलर बात हो जाएगा जी कॉस थीटा, अगर परपेंडिकुलर का बात करेंगे तो। क्लियर है? बस इसको ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा इस बात का। बाद में हम कभी ना कभी इसको यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से दिखा दी हम। बस आपको ये चीज यहाँ से ये समझना है कि जब आप एक इंक्लाइन प्लेन पे मोशन करते हो तो जी का वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन जी कॉस थीटा। ठीक, तो फाइनली आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं लोग। नेक्स्ट एपिसोड में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मजा आएगा आपको। अभी बस इसको समझ लो क्या बोले हैं आज थोड़ा बहुत, ठीक है। ठीक है, चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड और अपना ध्यान रखो। और हाँ, बीच में 4 मिनट जो उसके लिए सॉरी, ठीक, बाय बाय।